तुषार शर्मा के जिस वक्त हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त कोर्ट में जमकर लड़ाई चल रही है कि कौन सही कौन गलत। बकायदा अटॉर्नी जनरल ने जज सास के लिए बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जिसे इस रिकॉर्डिंग क्राइम के जरिए हम उजागर करेंगे। और बार बार उनका एक बयान ये कहा गया कि पुलिस उनके घर पर जाती है नोटिस देने के लिए, लेकिन जज सास दरवाजा नहीं खोलती हैं, उनसे मिलती नहीं हैं और बार बार कहती हैं कि वो तो बाहर हैं, घर पर मौजूद नहीं हैं। थक हार कर पुलिस वालों को व्हाट्सएप के जरिए, फोन के जरिए नोटिस भेजना पड़ा। इसके पीछे जो जज सास हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, उसके बारे में बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए और बताएंगे कि किस तरीके से जो मध्य प्रदेश की पुलिस है वो कई गलतियां करते हुए चली जाती है। जब सीबीआई मौका वारदात पर पहुंची तो किस तरीके से हमारे कैमरे पर बहुत सारी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड हुई है, उसे दिखाकर समझाकर बताएंगे कि गिरबाला सिंह जानबूझकर इस केस की दिशा को घुमाने की जो उनकी नाकाम कोशिश है वो किस तरीके से बार बार बरगलाने की उसे कोशिश कर रही हैं। बकायदा जो एफआईआर दर्ज की है सीबीआई, उन्होंने 10 पॉइंटर्स बताए हैं जो सवाल जवाब करना चाहते हैं गिरबाला सिंह के साथ। और उसी चंद सवालों को लेकर जब हमारे रिपोर्टर गिरबाला सिंह से सवाल जवाब करते हैं तो सुनिएगा जरूर, इस रिकॉर्डिंग क्राइम के अंत तक आपको समझ में आएगा कि गिरबाला सिंह अपनी बहू को लेकर क्या सोच रखती थी। जब उनसे पूछा गया कि आपकी बहू ने पूजा पाठ तो बंद कर दिया था, ये जो उसके जवाब देती है गिरबाला सिंह, उसे सुनना बहुत जरूरी है। अंत तक बने रहेगा इस डिकोडिंग क्राइम के, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सीबीआई की टीम रिक्रिएशन कर रही है और सीबीआई के तमाम अधिकारी आपको छत पर दिख जाएंगे। हम आपको बताएं कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक आपको दिखा रहा है समर्थ के घर के ठीक ऊपर की तस्वीरें हैं। छत की यही वो जगह है जहां पे त्विषा ने फांसी लगाई थी कथित तौर पर, और आज सीबीआई की टीम यहां पहुंची हुई है पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए। क्या पूरा घटनाक्रम रहा था उसे देखने के लिए, और सीबीआई जो हाईटेक मशीनें हैं उसको साथ में लेकर के इस पूरी जगह का मुआयना कर रही है। तो कैमरे के फ्रेम के जरिए इस तस्वीर को देखने की कोशिश करिए। सोचिए, त्विषा की मौत के 15 दिन बाद ये तस्वीर सामने आई है, बल्कि जिस रोज़ 12 तारीख को त्विषा की मौत हुई थी उसके अगले रोज़ ये तस्वीर मीडिया के सामने आनी चाहिए और पुलिस वाले यहाँ पर तैनात होने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन को इस तरीके से पुलिस वालों को करना चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन 15 दिन बाद आज सीबीआई कर रही है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसे गौर से देखिए, यहाँ पर आपको मीडिया कर्मी खड़े हुए नजर आएंगे, कुछ पुलिस वाले भी तैनात दिखेंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पर सीबीआई के लोग भी नज़र आएंगे, जिसमें से एक शख्स वीडियोग्राफी कर रहा है, बकायदा एक फ़ोटो ले रहा है, और एक जो शख्स हैं जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बारीक से बारीक डिटेल निकालने की कोशिश की जा रही है। ये काम पुलिस की टीम को करना चाहिए था। जब उन्हें खबर मिली कि एक लड़की की मौत हो गई है, उन्हें इस घर में पहुंचना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो सब कुछ लीपापोती कर दिया। वो जज के सामने घुटने टेक दिए और पूरी कहानी घुमाने की कोशिश कर दी। लेकिन अब सीबीआई की टीम बकायदा त्विषा केस के अंदर एक एक पहलू की जांच कर रही है। फ्रेम को बदलते हैं और अब इस तस्वीर को देखें। यहाँ पर जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो इस घर के अंदर चले गए हैं। इस घर को अगर आप देखेंगे तो आपको ये जालीनुमा एक खिड़की दिख रही होगी और इसके ऊपर सीधे एक छत दिखाई दे रही है। ये वही छत है जहां पर त्विषा की लाश मिली थी, और अगर समर्थ की माने तो सबसे पहले त्विषा की लाश को किसी और ने नहीं बल्कि सास गिरबाला सिंह ने देखा था, और उसके बाद वो अपने बेटे को चीखते हुए बुलाती हैं। ये जो छत आप देख रहे हैं यहाँ पर सीबीआई के अधिकारी पहुँचे हैं और फोटोग्राफी करके, साथ ही साथ वीडियोग्राफी करके एक एक चीज़ को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लापरवाहियां पुलिस ने की थी, पूरी कोशिश की जा रही है कि अब इस केस को सही तरीके से सुलझाया जाए। और जिस तरीके से एक पुलिस कर्मियों को प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, तो आप समझेंगे किस तरह से जो पुलिस ने इस पूरे केस को मटियामेट किया था। अब जरा एक तस्वीर और देखिए, शाम की या कुछ रात की तस्वीर दिख रही है। इसमें आपको एक मुंह ढका हुआ शख्स दिखाई दे रहा होगा जो चुपचाप शांति से बैठा है। कोई और नहीं बल्कि ये वही शख्स है जिस पर आरोप लग रहा है कि उसने त्विषा को बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया। ये त्विषा का पति
समर्थ सिंह है, जिसने आप सरेंडर कहिए, पुलिस ने गिरफ्तार कहिए, उसे पकड़ा और एक ये जो आप देख रहे हैं एम्स भोपाल है, यहाँ पर इसे मेडिकल के लिए लाया गया है। और अगर चेहरे का हाव भाव, जिस तरह से हमने जो तस्वीरें देखी, जो रिपोर्टर्स के द्वारा हमारे पास तस्वीरें भेजी गई, अगर उस चेहरे के हाव भाव को मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो चेहरे पे ज़रा भी शिकन नहीं थी, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई लॉस हुआ है, कहीं भी कोई डर, कोई खौफ नहीं दिख रहा था। वो साफ दिख रहा था कि मैं एक वकील हूँ और मैं जानता हूँ मुझे चीज़ों को कैसे टैकल करना है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस वालों के सामने बहुत सीधा, बहुत शरीफ बनकर ये बैठा हुआ है, लेकिन जो समर्थ सिंह हैं उनके फेस पर ज़रा सी भी कहीं पर भी ऐसा कोई दुख या कोई भी ऐसी कोई चीज़ इनकी खो गई है ऐसा नज़र नहीं आया। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आज जब सीबीआई के द्वारा पूछताछ की जा रही थी तो समर्थ फूट फूट कर रोया है। ये बाकायदा रिपोर्ट्स में आया है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, अभी तक किसी अधिकारी ने ऐसी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स में कई जगह चीज़ें मेंशन की गई हैं, कई न्यूज़ रिपोर्ट में मेंशन की गई हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही रोया है। और उसने बोला है कि जब त्विषा का अंतिम संस्कार हो रहा था तो एक पति होने के नाते मैं भी वहाँ रहना डिजर्व करता था। अब ये तो हो गई समर्थ की बात और सीबीआई किस तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है ऑन क्राइम जगह, यानी जो क्राइम की जगह है वहाँ पर जाकर। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी, जिस तरह से पुलिस ने जो धज्जियाँ उड़ाई थी, उन सब चीज़ों में जो पुलिस है वो गिरबाला सिंह को इन्वेस्टिगेट करना तो आप यूँ समझिए भूल गई या जानबूझकर छोड़ दिया। कई ऐसे सवाल थे, कई ऐसी चीज़ें थी जो गिरबाला सिंह से पूछनी चाहिए थी। सोचिए, वो गिरबाला सिंह जब उनके घर की बहू की मौत हो जाती है, भले जिस तरह से वो कह रही उस लड़की ने वो कदम खुद उठाया, तो अगर त्विषा ने वो कदम खुद उठाया तो सोचिए ठीक से आपने एक तरह से आप रोई भी नहीं थे और आप आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। तो ऐसे में तमाम तरीके के सवाल हैं जो सीबीआई भी पूछना चाहती है गिरबाला सिंह से, और हमारे मन में भी कई ऐसे सवाल थे और उन सवाल के जब हमने जवाब जानने चाहे तो मैं आपको उस कैमरे पर दिखाऊंगी, उनके जवाब भी सुनाऊंगी। आप खुद समझना उससे कि गिरबाला सिंह की जो मानसिक स्थिति है वो क्या सोच रही है अपनी बहू को लेकर, या उसकी मौत के बाद क्या वो उसे कहीं ना कहीं गलत दिखाने की कोशिश कर रही है, या ऐसी क्या चीज़ है जो वो अभी भी छुपा रही है। और सीबीआई को भी ये बातें जानने की ज़रूरत है। हमारे रिपोर्टर ने जब सबसे पहले सवाल पूछा कि बच्चे को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि जो त्विषा है वो बच्चा नहीं चाहती थी, आपने भी सारी चीज़ें बोली, तो उस पर आप समझिए उन्होंने सफाई क्या दी, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। उसने तुरंत शुरू कर दिया था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा ऐसा लगता मुझे मार रहा है, मैं मर जाऊंगी अगर बच्चा होगा, ये उसने शुरू किया। तो वी सेड लेट अस गो इन फॉर प्रॉपर काउंसलिंग। एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। एक अगर बालिग स्त्री कहे कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए आफ्टर मैरिज तो कोई तो कारण होगा, और कोई कारण जानने के लिए वो सिंगल सेशन भी हो सकते हैं। साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी गई, तो इसका वहीं से तो शुरू हुआ। हमें जानकारी हुई कि शी वॉज कंज्यूमिंग मारुआना, उसने एडमिट किया मेरे सामने ही। और सिजोफ्रेनिया का कब पता चला मैम? एंजाइटी का लिखा है उसके पर्चे में, और जो दवाई दी अगर आप उसको वो चेक करेंगे तो दैट इज गिवन फॉर ऑल दिस पेशेंट्स मैनिक डिप्रेशन एंड शिजोफ्रेनिया। तो यहाँ पर आपने सुना कि गिरबाला सिंह कह रही है कि वो बच्चा नहीं चाहती थी, लेकिन अगर आपको चैट हम दिखाएं और चैट याद दिलाएं तो उसमें साफ तौर पे त्विषा ने अपनी माँ को ये लिखा था कि मेरे होने वाले बच्चे पे शक किया जा रहा है। समर्थ पूछता है कि ये किसका बच्चा है, यानी कि ये जिस तरह से आप अपनी बहू के बारे में कह रही कि वो बच्चा नहीं चाहती थी, वो एक मॉडल थी। अब तो आप समझिए कोई एक बालिग लड़की अगर शादी के बाद बच्चा ना चाहे तो वो किस तरह से मेंटली पागल होगी या मेंटली वो क्या चीज़ सोच रही होगी। तो अगर उस मैसेज पे गौर करेंगे तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि त्विषा जब प्रेग्नेंट हुई थी उसके बाद उस पर बार बार किसी बात को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, उस पर ये चीज़ें कही जा रही होंगी, उस पर लांछन लगाए जा रहे थे, उसे कलंकित किया जा रहा होगा, उसके बच्चे को गलत तरह से देखा जा रहा था और इस वजह से शायद उसने वो कदम उठाया हो। और कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि जो गिरबाला सिंह है और जो समर्थ है उन्होंने अबॉर्शन कराने के लिए त्विषा को मजबूर किया था, लेकिन अब गिरबाला सिंह कह रही हैं कि उसने खुद ये सारे फैसले लिए। अब इसके बाद सीबीआई की जो एक एफआईआर है उसके अंदर कई सारी चीज़ें नए नए तरीके से मेंशन हैं। तो ऐसे में हमने भी पूछा, क्योंकि 2 लाख रुपए का बहुत ज़्यादा हल्ला मच रहा था, बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे दिमाग में, और तो और जो बहन है त्विषा की जब वो सामने आई उन्होंने भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये चीज़ें बताई कि शादी के बाद 2 लाख रुपए गिरबाला सिंह की तरफ से मांगे गए थे। अब जब इस पे सवाल किया गया तो सुनिए वो क्या बोल रही हैं। आप लोगों ने 8 लाख रुपए करीब जो है ट्रांसफर किए, जिसकी बैंक डिटेल्स भी आपने कोर्ट में सबमिट कराई हैं। क्या आपके एडवोकेट की तरफ से ये डिमांड आ रही है कि बैंक डिटेल्स निकलनी चाहिए त्विषा की? बिल्कुल निकलनी चाहिए। वी नीड टू नो वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है। आप लोगों के ऊपर 2 लाख के आरोप लगाए उन्होंने, और 2 लाख रुपए तो हम क्यों मांगेंगे? देयर इज नो यूपीआई ट्रांजैक्शन जो वो दे रहे हैं, हम क्यों मांगेंगे? 2 लाख
इज माई सैलरी, तो हम क्यों मांगेंगे एक इस तरह से पैसा, जब हम ऐसे परिवार से जो हम अपना राइट्स भी रेलिंक्विशमेंट करके बैठे हैं ससुराल पक्ष से भी, तो देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। तो यहाँ पर गिरिबाला सिंह ने साफ कर दिया कि देखिए हमारी तो सैलरी भी इससे ज़्यादा है, हम इतने रुपए क्यों मांगेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर अपनी सफाई दे दी। लेकिन उसके बाद जब उनसे एक और तीखा सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि आपके घर की बहू गायब थी, आपके घर की बहू कहीं मिल नहीं रही थी, आपने क्या किया। पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपने सही से उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आप बहू को अस्पताल ले गए कि नहीं ले गए। तो उस पर वो देखिए किस तरह से जवाब दे रहे हैं। मदर ने जैसे ही फोन किया, हम लोग तो सब ऊपर नीचे जा रहे थे, दौड़ रहे थे, कहाँ गई। तो अब देखा बिटिया को, तो देन वी ट्राई टू सेव हर। तो इसलिए इस तरह से उनका हरकत इट्स रियली बैड, इट्स कॉज्ड लॉट ऑफ पेन। तो गिरिबाला सिंह ने साफ कहा, उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया कि जब हमने अपनी बेटी को ढूंढा, हमने अपनी बिटिया को ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली, जाकर छत पर देखा और जैसी उसकी हालत मिली, हमने सब कुछ करने की कोशिश की, उसे बचाने की कोशिश की, उसे अस्पताल भी ले गए। तो इस तरह से कई सारी सफाई उन्होंने दे दी यहाँ पर मीडिया के सामने कैमरे पर। लेकिन अगर आप सीसीटीवी पर गौर करेंगे, उसके टाइमिंग पर गौर करेंगे जो हमने आपको बार बार बताया, तो उसमें 2 से ढाई घंटे का गैप दिख रहा है। तुषा की जब मौत हो जाती है उसके काफ़ी देर तक वो घर पर रहती है, नीचे इधर उधर टहलती हैं, कहा जा रहा है कि वो 46 कॉल्स भी करती हैं। और उसके बाद का पूरा ये मैटर चलता रहता है। 100 मीटर दूर चौकी थी, वहाँ इन्फॉर्म नहीं किया जाता, अस्पताल ले जाया जाता है और इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके बाद सबसे बड़ा आरोप जो गिरिबाला सिंह पे लगा, जो भोपाल की पुलिस पर भी लगातार लगता रहा, कि गिरिबाला सिंह एक पद रखती हैं, एक समाज में उनका एक रुतबा है, वो एक जज हैं और इसी वजह से पुलिस वाले जो हैं वो उनके आगे नतमस्तक हुए और उन्हें जज होने का फ़ायदा मिला। तो इस पर जब सवाल पूछा गया कि क्या आपके इन्फ्लुएंस से पुलिस ने ये सारी चीज़ें गलत तरह से इन्वेस्टिगेट किया, FIR लेट में लिखी, तो उस पर सुनिए वो क्या जवाब दे रही हैं। इन्फ्लुएंशियल लोग हैं आप लोग, और इसलिए वो पोस्टमार्टम, तो लगता है उन्हीं के इन्फ्लुएंस के तहत ये मामला भी दर्ज हुआ है। इन्फ्लुएंस तो हमारा कहाँ है? मेरा इतना इन्फ्लुएंस होता तो FIR भी नहीं होती। ऐसा होता तो हम अपने घर के अंदर की ऐसा क्या होता कि हम बॉडी को इस तरह से करते। ये आपको मालूम है हाउ द वर्ल्ड इज टुडे, हम क्यों ऐसा करते भाई। जो आपके साथ एम्स में हुआ, आप बता रहे हैं जब आप गए तो आपको लोग जो पीछे दौड़े आप लोगों के, फिर आपने पुलिस को कॉल किया वहां। हाँ, वी हैव सम वीडियो क्लिपिंग्स आल्सो ऑफ द सेम। मुझे थाने में रिपोर्ट करनी पड़ी, लेटर मैंने मेल किया, क्योंकि इस तरह से मैंने उसका लड़का जो सो कॉल 2 लोग उसको पकड़े थे, आई विल किल देम, आई विल, इस तरह से आक्षेप हमारे ऊपर दौड़ रहा। फादर तो माँ बहन की इससे बुरी गाली दे रहा था। आई डोंट इवन नो ऐसा उसके अर्थ भी क्या है, इतनी बुरी गाली दे रहा था वो। गिरिबाला सिंह ने यहाँ पर आरोप लगा दिए त्विषा के परिवार पर, यह कह दिया कि हमारा क्या इन्फ्लुएंस, मैं क्या इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, मैं जज हूँ तो कुछ नहीं कर पा रही, सारी चीज़ें तो जो हो रही हैं वो त्विषा के परिवार के अकॉर्डिंग हो रही है, वो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, उसका बाप, इसका बाप, इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज यूज़ की और साफ तौर पे ये कह दिया कि त्विषा की जो फैमिली है वो इन्फ्लुएंस कर रही है पुलिस को, CBI को, कोर्ट को, हर किसी को। तो जो गिरिबाला सिंह है वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं जज भले हूँ लेकिन मेरी कोई चली नहीं, अगर मैं चाहती, अगर मैं जज होने का फ़ायदा उठाती तो ये केस इस तरह से आता ही नहीं सामने और हम जिस तरह से अपनी बहू को अस्पताल लेके गए वो भी कहीं सामने नहीं आती। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आखिर में एक सवाल और दिमाग में आया कि क्या सच में गिरिबाला सिंह ने त्विषा को समझने में कोई गलती की, क्या आपसी अंडरस्टैंडिंग इस परिवार में नहीं हो पाई। और जब इस पर सवाल पूछा गया तो गिरिबाला सिंह जो ये जज सास हैं उन्होंने साफ कहा कि त्विषा जो है वो पहले अलग थी, जब शादी से पहले हम मिले थे तो एक अलग लड़की थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद जब वो हमारे घर में आई तो पूरी तरह से बदल गई थी, उसके संस्कार भी सारे अलग हो गए थे। आपने कल ये भी कहा था कि एक गलती बस आपसे हो गई त्विषा को समझने में, क्योंकि शुरुआत में जब आप मिले थे तो जो संस्कार थे त्विषा के, खाना खाने से पहले भगवान को याद करना, तमाम चीजें, फिर बाद में कहा कि वो आपकी फॉल्ट थी। सब बंद कर दी सर। अब हमको तो शंकर जी मिल गए, शंभू हमारे समर्थ हमारे शंभू हैं, तो उसने सब पूजा सब बंद कर दी, कुछ भी नहीं कर रही थी, वो अपने हिसाब से रह रही थी। लॉट ऑफ, अब मैं बोलती थी कि मैं जॉब्स ढूंढ रही हूँ, ऐसे व्हाई डोंट यू, बिकॉज कितना हम लोगों की लॉ की ही बात होती है, आई वांट टू स्टडी द लॉ की किताबें आ गई, इस साल से उसका दाखिला हो जाता, कम्युनिटी मीडिएशन के लिए उसको एनलिस्ट कर लिया था लीगल सर्विस अथॉरिटी से, बट इट्स लाइक टॉकिंग अगेंस्ट अ वॉल। कई तो सुना आपने किस तरीके से गिरिबाला सिंह ने अपनी बहू पे आरोप मढ़े या जो भी चीज़ें बताई वो किस तरह से बता रही है, उनके चेहरे पर भी ज़रा भी कोई शिकन नहीं है, वो भी बहुत ही फ्रैंकली ये सारी चीज़ें मीडिया के सामने कह रही हैं, जबकि साफ तौर पे कोर्ट के द्वारा भी ये चीज़ें कही है कि परिवार बार बार मीडिया के सामने ना आए, कुछ भी उटपटांग बातें ना कहे, कुछ भी किसी के ऊपर आरोप ना लगाए, लेकिन उसके बाद फिर भी जो गिरिबाला सिंह है वो अपनी सफाई रखने में ज़रा भी पीछे नहीं हट रही। अब आपको याद होगा कि
हमने आपको बताया था कि भोपाल की पुलिस ने एफआईआर जब दर्ज की थी इस पूरे केस में तो किस किस तरीके की गलतियां की थी। अब जब पूरा मामला सीबीआई को सौंपा गया है, सीबीआई के पास जैसे ही केस गया, सीबीआई ने जब पूरी चीज़ें देखनी शुरू की, केस डायरी देखनी शुरू की, एफआईआर देखनी शुरू की, तो उनका माथा ठनक गया। उन्हें समझ में आया कि किस तरह से भोपाल पुलिस इस पूरे केस का मटियामेट कर रही थी। अब सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, जो 10 अहम पॉइंट्स हैं वो आपको जानने जरूरी है, जिससे जो एक केस है पूरी तरीके से साफ होता नजर आ रहा है और पता लग रहा है कि भोपाल पुलिस किस तरह से गलतियां कर रही थी। सबसे पहले इसके अंदर टाइमिंग और हर एक चीज़ बिल्कुल सही मेंशन की गई है। लिखा गया है 12 मई और 2026 की रात को कथित तौर पर जो ये ट्रिशा है उनकी मौत हो जाती है संदिग्ध हालत में। इलाज के लिए एम्स ले जाया जाता है जहां पर डॉक्टर्स कह देते हैं कि वो मर चुकी है। इसके बाद जो एफआईआर उसमें मेंशन किया गया है, सेकंड पॉइंट ये लिखा गया है कि एम्स की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है भोपाल की, उसमें लिखा गया है कि हैंगिंग के मार्क तो मिले हैं लेकिन शरीर पर चोट के भी निशान पाए गए हैं, ये मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ जिक्र किया गया है कि एफएसएल की टीम जो है वह घटनास्थल पर जितने भी साक्ष्य थे उन्होंने अपने पास उठाकर रख लिए थे। और साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कई हिस्सों पर चोट के ऐसे निशान है कि कोई ज़बरदस्ती हुई है, किसी ने ज़बरदस्ती मारा है, ये चीज़ मेंशन है। इसके बाद अगले में ये लिखा गया है कि उनकी शादी कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 2025 को नोएडा में हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। और यहाँ पर एक सबसे अहम पॉइंट मेंशन है, जो मैंने आपको 2 लाख रुपए की जो बात बताई थी, यहाँ पर सीबीआई के एफआईआर में वो 20 लाख रुपए लिखे गए हैं। कहा गया है कि शादी हो जाने के बाद, जो परिवार ने आरोप लगाया, जो त्रिशा के घर वाले हैं वो कह रहे हैं कि शादी हो जाने के बाद हमने सब कुछ दिया, दान दहेज जो दे सकते थे, लेकिन 20 लाख रुपए की डिमांड की गई थी गिरबाला सिंह के द्वारा। तो ये सीबीआई ने अपनी एफआईआर में मेंशन किया है और ये बहुत बड़ी बात है अगर 20 लाख रुपए शादी के बाद मांगे गए हैं। इसके अलावा दहेज प्रताड़ना का जो आरोप है वो लगाया गया है और ये भी कहा गया कि शादी के बाद जब त्रिशा के पास पैसे नहीं थे, उसकी मॉडलिंग छूट गई थी, वो कोई काम नहीं कर रही थी, तो उसे अपना खर्च चलाने के लिए भी जो सास हैं या जो उसके पति हैं वो पैसे नहीं देते थे। इसके अलावा आगे लिखा गया है कि वो त्रिशा पर शक करते थे, जब प्रेग्नेंट वो हुई थी उस पर भी शक किया जा रहा था और यहाँ तक कि दबाव बनाकर उसका गर्भपात कराया गया, यानी कि जो एबॉर्शन है वो ज़बरदस्ती कराया गया। इस पर गिरबाला सिंह ने जवाब क्या दिया था कि वो खुद बच्चा नहीं चाहती थी। अब अगला जो एफआईआर में मेंशन है सीबीआई की, वो लिखा गया है कि 22 अप्रैल 2026 से दोनों परिवारों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लग गई थी, गाली गलौज तक की बात आ गई थी और मई के पहले हफ्ते में पति और सास द्वारा उसके चरित्र पर शक किया गया और बहुत ज़्यादा आरोप लगाए गए थे, जिससे वो परेशान हो गई थी। इसके अलावा घटना वाले दिन जो अगला पॉइंट है उसमें मेंशन है कि 12 मई को त्रिशा ने कई बार अपनी माँ को फ़ोन किया था, माँ के पक्ष से बात कर रही थी और रात में करीब 9:41 पर जब व्हाट्सएप कॉल चल रही थी तो उसी दौरान अचानक से समर्थ के चीखने की आवाज़ आई थी, फ़ोन कट हो जाता है। उस बीच क्या हुआ ये किसी को नहीं पता और करीब 20 मिनट बाद जब लड़की का फ़ोन परिवार वाले लगातार कर रहे थे क्योंकि उन्होंने पीछे से आवाज़ सुनी थी समर्थ के चीखने की, और 20 मिनट बाद अचानक से गिरबाला सिंह फ़ोन उठाती हैं और कहती हैं शी इज़ नो मोर। ये बाकायदा एक स्टेटमेंट, ये बाकायदा चीज़ है जो सीबीआई की एफआईआर में दर्ज है। इसके अलावा ये भी लिखा है कि जांच के दौरान जितने भी त्रिशा के चैट हैं, जो शादी की फ़ोटो हैं, सब कुछ सीबीआई ने दर्ज कर लिया है, सब कुछ उनके पास है और सब कुछ उन्होंने जब्त कर लिया है। इसके अलावा पहली नज़र में सीबीआई ने लिखा है कि पूरा मामला दहेज और शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का लग रहा है और ये सारे आरोप अभी तक पाए गए हैं कि ऐसा उस लड़की के साथ किया जा रहा था और इसी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। इसके अलावा सबसे आखिरी पॉइंट जो एफआईआर में लिखा गया वो ये है कि पति समर्थ सिंह और सास गिरबाला सिंह के खिलाफ जो अहम चीज़ लगाई गई है वो दहेज और प्रताड़ना से जुड़ी जितनी भी धाराएं हैं वो इस पूरे मामले में दर्ज कर ली गई हैं। तो जिस तरह से पुलिस ने गलतियां की थी उन सारी गलतियों को मिटाकर, उन सारी गलतियों को सही कर सीबीआई एक सही दिशा में इस केस को लेकर जा रही है। अब आप ये समझिए कि आखिर सीबीआई ने ये सारी चीज़ें कर ली, पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन कोर्ट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और किस तरह से गिरबाला सिंह जो है वो चाहती हैं कि जो उनकी ज़मानत है वो बरकरार रहे, वो बाहर ही रहें, वो कैसे अपने बेटी को बचाना चाहिए और कोर्ट में पूरा मामला क्या चल रहा है, क्या हुआ, आप वो भी जानिए। देखिए, कोर्ट में आज जो दलील, जो चीज़ें चल रही थी, 29 मई तक के लिए जो बेटा जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील था उसे 29 मई के लिए सीबीआई के हवाले कर दिया गया, रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन जज सास का क्या हो रहा है इस पर अभी भी, जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त भी सुनवाई चल रही है। अब इसमें जो सबसे अहम दलील जो सरकारी वकीलों ने दिया है और कहा है कि देखिए, जब मध्य प्रदेश की पुलिस जब जज साहब के पास जाती है एक तरीके से नोटिस देने के लिए, चस्पा करने के लिए, तो घर का कोई भी शख्स दरवाज़ा नहीं खोलता, या जो होता भी वो कहता है कि मैडम तो अभी घर पे नहीं है, आप बाद में आइएगा।
अब यहाँ पर नोटिस से कहने का मतलब क्या होता है कि नोटिस से कहने का मतलब कि आपके पास नोटिस गया, आपने उसे पढ़ा, मतलब पुलिस ने आपको बुलाया है, इसके बारे में आपको जानकारी है। अब ऐसे में अगर कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, जबरन पुलिस अंदर घुस नहीं सकती है, कोई जज सास भी जज है, उसे सारे कानून की चीजें पता है, तो जब पुलिस वापस चली जाती थी तो पुलिस को लगता था कि हम कैसे उनको इत्तला करें कि आपको नोटिस भेजा गया है। थक हार कर पहली बार शायद ऐसा होगा कि व्हाट्सएप के जरिए नोटिस भेजा गया है जज मैडम को कि देखिए आपको पुलिस के सामने आना है, बैठना है, हमें कुछ पूछताछ जानकारी लेनी है, आइए बैठकर बात करते हैं। क्योंकि जानबूझकर लेट लतीफी की जा रही है ताकि नोटिस उन तक ना पहुंचे और ऐसा बोला जाए कि हमें तो जानकारी ही नहीं थी कि पुलिस हमें बुला रही, क्योंकि हमें तो नोटिस मिला ही नहीं। जब इस बात को लेकर सरकारी वकील ने जज के सामने सारी बातें रखी। दूसरी एफआईआर होती है, याद रखिएगा कि 12 मई के आसपास डेथ होती है ट्यूशा की। अब 3 दिन बीत जाते हैं, लगभग 15 मई को एफआईआर पहली बार दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने जब पहली बार जब रिपोर्ट लिखी जाती है उसके 1 घंटे के भीतर ही इन्हें बेल मिल जाती है जज साहब को। और यहीं पर सरकारी वकील का यह कहना था कि माय लॉर्ड ऐसा कैसे हो सकता है, एफआईआर दर्ज होने में तो कम से कम जांच प्रक्रिया शुरू होगी, केस को समझा जाएगा, जो ऊपर नीचे जो भी चीजें होती हैं देखी परखी जाएंगी। 1 घंटे के भीतर जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने किस तरीके से उन्हें फटाफट बेल दे दिया, किस आधार पे दे दिया, ये समझ से परे है। अब यहां पर लगातार जो एडीजी थे, जो एक तरीके से जो पुलिस की तरफ से भी जो वकील थे, उन्होंने ये कहा कि सर हम बार बार उनसे बातचीत करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो तो बात बिल्कुल ही नहीं करना चाहती हैं। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन से हम एक तरफा कर रहे हैं। सामने से जो जज साहब जो कि उस घर में मौजूद थी, जिन्होंने पहली बार लाश को देखा, वो कोई भी चीज कॉर्पोरेट नहीं करना चाहती हैं और ऐसे में पूरी इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत पैदा हो रही है। इस चीज को भी माय लॉर्ड को बताया गया। अब यहां पर जो खास तौर पर सरकारी वकील ने सीधे तौर पर हमला करते हुए जो मैडम जज सास को कहा कि इनके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए 50 मिनट तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, घंटे भर तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, रिपोर्टर्स को बाइट दे रही हैं, लगातार एक चैनल को नहीं कईयों चैनल्स को ये एक तरीके से जाकर मीडिया में बाइट दे रही हैं, लेकिन पुलिस वालों के सामने आकर बैठकर बात करने में इन्हें दिक्कत आ रही है। ऐसे में इन्हें एक तरीके से इनकी बेल प्रक्रिया को कैंसिल कर पुलिस के हवाले करना चाहिए, ऐसे दावे किए जा रहे हैं सरकारी वकील के द्वारा। दूसरा जो सबसे अहम चीज है, ट्रायल कोर्ट में जब ये चल रही थी तो उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड जो केस डायरी मतलब जो पुलिस वाले जब मौका वारदात पे पहुंचते थे केस डायरी मेंटेन करते हैं कि वो देखते कि हमें ये दिखा, हमारे पास कब जो चीजें आई। अब यहां पर जो मध्य प्रदेश की जो पुलिस थी उस केस डायरी को जब ये वकील साहब पढ़ रहे थे तो अचानक से जो जज सास की जो वकील हैं वो कहते हैं कि हमें तो केस डायरी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। तो सरकारी वकील ये कहते हैं कि पहले आप जांच में सहयोग तो कीजिए, आपको जब बातचीत के लिए बुलाया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आकर ये बैठ के बातचीत करेंगे तब तो आपको समझ में आएगा। और ऐसे में आप सीधे तौर पर कोर्ट में आके कहोगे कि हमें तो जानकारी नहीं है, तो जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन में साथ नहीं दे रहे हैं। अब यहां पर सरकारी वकील ने ये सारी चीजें कही। अब साथ ही साथ जो ट्यूशा की जो फैमिली है, क्योंकि ये जो सरकारी वकील है पुलिस के हक के लिए लड़ रहे हैं, अब यहां पर जो ट्यूशा की जो वकील हैं उन्होंने भी सीधे तौर पर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। मसलन एफआईआर दर्ज करने में बहुत देरी हुई, पीड़ित परिवार लगातार एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करता रहा, 72 घंटे बाद एफआईआर दर्ज होता है, दैट इज ऑन 15 मई को, 12 मई को डेथ हुई थी। इतनी जल्दी जमानत कैसी मिल गई है और ऐसी कौन सी जांच प्रक्रिया हुई, ऐसी कौन सी गलतियां हुई हैं कि फटाफट कोर्ट को तुरंत जाकर सीधा बेल देना पड़ा, इस चीज को समझ से परे था। तीसरा जो लगातार जो चीजें दिक्कत पैदा कर रही हैं, 12 मई को डेथ होती है ट्यूशा की, 15 मई को एफआईआर होती है, लगातार 3 दिनों तक समर्थ और जो जज सास है वो उसी घर पर मौजूद थे। वो वकील है बेटा, सास जज रह चुकी है और अभी भी है इस वक्त भी, तो उन्हें पता है कि जो क्रिमिनल्स किस तरीके से जांच प्रक्रिया में जो सबूत कितने अहम होते हैं, क्या क्या जो चीजें होती हैं। तो क्राइम सीन वाली जगह पर ये जो माँ और बेटे उस वक्त मौजूद थे, उन्हें हर चीज पता थी। ऐसे में अगर वो सबूतों की कुछ छेड़छाड़ होती तो इसके बारे में जानकारी कैसे लगेगी। और उसके बाद भी जब ये सीबीआई को जांच सौंपी गई उसके बाद भी वो लोग उस घर में मौजूद थे, तो क्या उस क्राइम सीन वाली जगह को सील किया गया, नहीं किया गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और सीधे तौर पर जो चौथा पॉइंट है, कहा गया कि जो जज सास है उनकी उम्र 63 ईयर्स है, ऐसे में उनको बेल मिल जानी चाहिए।
तो जो ट्विशा के जो वकील है उनका कहना है कि ऐसी कौन सी सास है जो 30 साल की में उम्र में सास बन जाती है। 63 साल तो सास की अक्सर एज होती है, इतनी ही उम्र में लोग सास बनते हैं। और ऐसे में ये जो जज सास है, ये इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस कौन सा हो गया। 63 साल एक सास की उम्र होती है और ऐसे में इनमें बेल देने की कोई बात नजर समझ से परे है। दूसरा, ये जो जज सास हैं लगातार क्योंकि जज रह चुकी हैं और ये अपने रुतबे का इस्तेमाल कर जो जांच प्रक्रिया, फॉरेंसिक टीम, जितनी भी जो चीज़ें हैं उसको प्रभाव डाल सकते हैं। और ऐसे में इन्हें पुलिस रिमांड में तुरंत से तुरंत भेजने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये बाहर रहेंगी केस को इन्फ्लुएंस करते रहेंगी। तो ये जो चीज़ें मैंने अब बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई है अंदर कोर्ट के अंदर, छोटे में बहुत ही संक्षिप्त मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सीबीआई की जो मेन सबूत जो इसे इकट्ठा करने हैं, जो मध्य प्रदेश की पुलिस अब तक नहीं कर पाई है, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले पति जो समर्थ है, जिसे 29 मई तक के लिए हिरासत में रखा गया, मतलब परसों तक के लिए, शुक्रवार तक के लिए, उसने कहा है कि जो मेरी बीवी है उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब कभी आप खुश होते हो, अचानक से आपको गुस्सा आ जाता है, फिर अचानक से आप दुखी होने लगते हो। तो ये बार बार अपनी पत्नी के लिए समर्थ ने कहा है कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है। और क्यों है? क्योंकि जो प्रेगनेंसी को लेकर एक तरीके से दिक्कत हो रही थी इस घर में, कौन सही है कौन गलत है। वनिता ने भी आपको बताया कि जिस तरीके से जज सास है उन्होंने अपना तर्क रखा, लेकिन जो चैट्स के जरिए जो बाकी जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उसमें यह कहा गया ट्विशा के द्वारा अपनी घर वालों को कि शक जताया जा रहा है पति समर्थ और उनकी सास के द्वारा कि बच्चा किसी और को है। और इसी वजह से ट्विशा का अबॉर्शन हुआ, और जिसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई और उनका 15 किलो वजन कम हो गया। परिवार, ट्विशा के परिवार का आरोप है कि वो बार बार कई तरीके की दवाइयां ले रही थी। तो जब ये समर्थ से पूछा गया सीबीआई के द्वारा कि क्या आपको पता था कौन सी वो दवाइयां ले रही हैं, तो समर्थ ने एक तरीके से साफ तौर पे कहा कि जो भी डॉक्टर रिकमेंड करते थे एंजाइटी की दवाइयां, वो सारी दवाइयां उन्हें मुहैया करवाई जा रही थी। और प्रेगनेंसी के अबॉर्शन के बाद जो चीज़ें हुई हैं उसे लेकर उन्हें अक्सर दिक्कत रहती थी और उसकी दवाइयां लेती थी। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर का भी उन्होंने जिक्र किया है। जब पूछा गया कि क्या आपको बच्चा चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि मुझे और मेरी माँ, मतलब कि जो सास है, उन दोनों को ट्विशा से बच्चा चाहिए था। और ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि हम उन पर शक जताएं। अब यहां पर ये जो चीजें हैं, जो परिवार कोई चीजें छुपा रहा, कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। और जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, उसे जाने से पहले जो चीजें कही हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो छुपी बातें इस घर के अंदर, ये जो इतनी बड़े बड़े घर आपको दिखाई दे रहे हैं, इलाके में सबसे बड़ा घर है, उसके अंदर किन किन बातों को लेकर झगड़ा हो रहा था, आप समझ रहे हैं। ये जो ट्विशा के अंदर जो फैमिली है, जो ससुराल, इतने बड़े बड़े रसूखदार, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाले लोगों के घर में कुछ इस तरीके की बातचीत हो रही थी। फिलहाल के लिए जो सीबीआई के पास जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, वो उनका ये कहना है कि लुका छुपी का खेल चल रहा है लगातार जज सास के द्वारा। और फिलहाल के लिए उन्होंने CDR, कॉल डेटा रिकॉर्ड, और जिस तरीके से वनिता ने भी आपको समझाया होगा, जो आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि ट्विशा 1.5 घंटे तक किसी से बातचीत करती थी। जज सास उनका कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाने में एक तरीके से शुरू हो चुकी हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो 1.5 घंटे तक उनकी बहू किससे बात कर रही थी। लेकिन यहां पर जो सीबीआई ने भी एक तरीके से जांच प्रक्रिया शुरू की, तो सीधे तौर पर कंपनी, जितनी भी जो सिम या अलग अलग कंपनियां हैं, उन्हें लेटर लिख के कहा है कि पिछले कुछ दिनों का डाटा आप डिलीट मत कीजिएगा। मसलन के तौर पर जो जज साथ 40 कॉल अलग अलग लोगों को किए थे, क्या बातचीत हुई, क्या चीजें हो रही थी, ये समझना चाह रही है। दूसरा, मोबाइल लोकेशन के जरिए भी सबूत जुटाने की कोशिश हो रही है। मतलब उस घर के आसपास कितने फोन उस रोज एक्टिव थे। मान लीजिए कोई किलर आया होगा उस एरिया में, तो पहली बार आया होगा, और वो किलर मारकर अगर चली भी जाता है तो उसका फोन जो लोकेशन है वो वहां से हट गया होगा। तो ऐसे में पुलिस और जो सीबीआई वो ये समझना चाह रही है कि क्या उस इलाके में किसी नए संदिग्ध लोगों की आवाजाही थी या नहीं थी। और इसलिए जो सीबीआई इन जो डिजिटल सबूत है उसे लेकर बहुत संजीदा है और उसे जुटाने की कोशिश लगातार कर रही है। और ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस के ऊपर भी जांच पर जो सवाल उठाना इसलिए बनता है कि पहली बार एफआईआर दर्ज होने के 1 घंटे बाद कैसे छूट जाती हैं। क्या ये जो सारे सबूत जो अब सीबीआई जो शुरू कर रही है, अगर ये पहले ही दिन हो जाता, जब 50-50 मिनट तक के लिए जज सास वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है,
तो क्या पुलिस उनसे वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर बातचीत नहीं कर सकती थी? क्या अलग अलग जगह पर जब वो घर से निकल रही है वहां पर जा रही है तो उनसे क्या वहां पर पूछताछ नहीं हो सकती थी? और ये जो छूट दी जा रही है, अब किस तरीके से सीबीआई बड़े आराम से घर के अंदर जा रही है, ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हर चीज हो रही है। तो अगर ये चीज पुलिस पहले ही कर लेती तो दिल्ली से एक सीबीआई की टीम को भोपाल नहीं भेजना पड़ता और वहां पर जाकर पता लगता है कि जो मध्य प्रदेश की पुलिस है उसने केस डायरी को ठीक से मेंटेन ही नहीं किया था, बहुत सारी चीजें छूट चुकी थी। सीबीआई की टीम ने कहा मध्य प्रदेश की पुलिस को कि आप फटाफट केस डायरी को, जो भी आपके दिमाग में आपने सुना समझा, उसे फटाफट नोट डाउन करके लिखकर हमें तुरंत दीजिए ताकि हमें इस केस को सॉल्व करना है। क्योंकि सीबीआई के पाले में वही केसेस जाते हैं जो एक तरीके से भूल जाते हैं, उसमें पुलिस जाकर पहली मटिया मेट कर चुकी होती है, उसके बाद सीबीआई जाती है, फिर उस केस को सॉल्व करती है। और सीबीआई किस तरीके से केस को सॉल्व करती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पुलिस वाले भी अगर चाहती तो इस केस को तुरंत के तुरंत सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन पुलिस वालों की करतूत देखिए कि सीबीआई की टीम आकर जो कार्रवाई अभी कर रही है, इन्हें उसी रोज कर लेना चाहिए था। जो समर्थ सिंह है, जब 12 मई को एक तरीके से मौत होती है, उसके 10 दिन बाद समर्थ एक तरीके से सरेंडर या उसे गिरफ्तार किया जाता है। जो जज साहब से उसे 1 घंटे बाद एफआईआर के बेल मिल जाती है और अब तक उन्हें उनकी बेल को कैंसिलेशन को लेकर बहस जमकर चल रही है कोर्ट के अंदर। तो हमें लगा कि इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आप तक इस खबर को पहुंचाना बहुत जरूरी है, और क्योंकि ये मामला भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, बहस चल रही है, जो भी नए अपडेट आएंगे उस पर हम इस क्राइम तक पर आप तक सबसे पहले उसे पहुंचाएंगे और बताएंगे कि ट्रिशा मामले में जो भी चीजें हो रही हैं आप तक उसे पहुंचाने का सबसे पहला काम क्राइम तक ही करेगा। तो तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।